अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ऑन द ईव ऑफ 23 मार्च आज आपसे मुखातिब हैं और आज हमारा दिल भी खुश है कि 23 मार्च का दिन जो है ये हमें खुशियाँ देता है, हमें दुरूबीनी का भी एक ज़ाहिर है कि एक रीज़न देता है। और आज मुझे वो शेर भी याद आ रहे हैं अहमद नदीम कासमी साहब के, जो कि उन्होंने कहा था कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ये आपको याद है ना? ये बहुत ही खूबसूरत शेर है उनके। और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। वो एक फर्द हो तहजीब व वतन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तो आज हमने तजिया करना है अपना, दुरूबीनी के अमल से गुजरना है। हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े में हैं। इन तमाम उमूर का जायजा लेंगे और आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अजहर सदीक एडवोकेट साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है कानून के हवाले से। मैं बहुत खुशनसीबी फील कर रहा हूँ कि अजहर सदीक साहब जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप उनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवीज़ के ऊपर। बड़े फायर ब्रांड स्पीकर हैं और पाकिस्तान में जब मैं शो करता था तो कभी कभी हमारे शोज में आते थे। आई एम सो ऑनर्ड एंड सो प्लीज्ड अजहर सदीक साहब टू हैव यू ऑन। बहुत शुक्रिया इसरार कसाना साहब। ये मैं भी फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे आपको। पैट्रियटिज्म, मोहब्बत, मेरे मुल्क से प्यार, एक लव स्टेट्समैन अगर मैं कह दूं आपके जात के हवाले से तो वो गलत नहीं होगा। और वी नीड टू हैव अ स्टेट्समैन। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। बड़ी खुशी हुई आपसे कम से कम बड़े अरसे बाद चले ये एक मीडियम ऐसा आगे आगे आपसे गुफ्तगू हो सके और वो भी खास तौर पर 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च के हवाले से। अच्छा, आज मुझे जरा ये बताएं, आपके एक तो ये कि बहुत ही शुक्रिया आपके बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का। आई एम हम्बल्ड, मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप इस काबिल समझते हैं। आज 23 मार्च के हवाले से अजहर सदीक भाई मुझे ये बताएं कि हर तरफ हम देखते हैं कि एक मायूसी का आलम है। पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर पीडीएम के हवाले से देखें तो वो अपने तौर पर मायूस हैं, हुकूमत वाले जो हैं वो अपने तौर पर मायूस हैं। आज आप क्या फील करते हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान किस दोराहे पर है? क्योंकि मैंने देखा है कि यूथ जो है वो ऐसे डिसग्रंटल्ड फील कर रही है, डिसइल्यूजन्ड फील कर रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। आर वी डायरेक्शनलेस? बहुत शुक्रिया इसरार खान साहब। आपने इन चंद लफ्जों के अंदर मौजूदा हालात को मुहैयत कर दिया है। दरिया कुजे के अंदर बंद कर दिया है आपने असूली तौर पर। और आपने जो बात कही है अगर देखा जाए इट इज एक्चुअली इशू ऑफ द डे। अब हमने तो माशाल्लाह जिंदगी अपनी गुजार ली है। अब हम अपने आखिरी दिनों के करीब हैं। रब्बे पाक बेहतर समझता है कि कौन से दिन है, किस दिन दुनिया से चले जाना है। लेकिन जो आपका इशू और कंसर्न है ना, इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट आई थी तो लोगों का ये था कि एक चेंज गवर्नमेंट और जहां पर रियासत मदीना को चले अपनी जगह एक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन शफाफियत की बात होगी, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी। लेकिन इमरान खान साहब को और उनको अंदाजा नहीं था कि ये सिस्टम इतना जंग आलूद हो चुका है कि इसमें वो जो लफ्ज अगर देख लेते इन्हें वही समझ आ जानी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पनामा का केस गया और लफ्ज आपने गॉड फादर या सिजिलियन माफिया के लफ्ज सुने हमने, तो हमें समझ आ जाने उन्हीं दौर में जा चुके हैं। और हमारा निजाम जो है ना इस हद तक धस चुका है कि इसको वापस उसकी असल शक्ल में बहाल करने में, वैसे तो शायद मैं डिकेड्स तो नहीं कहता, हो सकता है कि सदियां का लफ्ज तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन इतना वक्त ये लगेगा। और उसके लिए अवाम बड़ी मुतमईन थी, नौजवान नस्ल ने इसलिए खुल के वोट दिया। इमरान खान वो रवायती उन लोगों से नहीं था कि आपने बसें मैनेज कर ली, बदमाश इकट्ठे कर लिए और आपने वही लोग, वो सियासी लोग, सरकारी लोग इकट्ठे करके आप आगे आ गए। यहाँ इनके जलसों में और इन लोगों को एडवांटेज ये था कि पजारों से उतरते, लैंड क्रूजर से उतरते, अपने खर्चों से लोग आते थे और एक जज्बे के तहत कि इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना। ना उम्मीदी की बातें नहीं मैं कर रहा, लेकिन वजह यह है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस सिस्टम को ठीक करने में इसमें जो डेंट पड़ गए हुए हैं, इसमें जो जंग लग गया हुआ है, तहें इतनी जंग की आ चुकी है, इसको ठीक कैसे करना है। और उसके लिए
कोशिश तो इमरान खान ने की अपने तौर पर, तारीख में इतना काम बेहतरी की तरफ नहीं किया। ये हकीकत है कि यहाँ बैठकर जितनी इंक्वायरी हुई, जो जुडिशियल कमीशन बने, तहकीक हुई, चाहे वो आप आटा चीनी वो दूसरी तरफ से जाता रहे ना, आटा चोर चीनी चोर की आवाजें सुनते रहे। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें कि जितनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन यहाँ इस दौर में हुई है ना, वो मैंने तो कम ही देखी। और मैंने अगर इस तरह की मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट करता रहा हूं, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। इन्होंने कोशिश करके और वो वजूहात भी सामने ले आए और ट्राई यही की कि उनका आगे सोल्यूशन में निकल सके, लेकिन बड़ा वक्त लगना है उस चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए। माफियाज अपनी जगह मौजूद है, किसी ना किसी शक्ल में इमरान खान के आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो पुराने चेहरे ही हैं, वो साथ आकर मिले हैं। तो वो चलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको इलेक्टोरल कॉलेज चलाना है। इलेक्शनियर का तरीका कार यही है कि यहाँ आपको इलाके में ऐसे लोग चाहिए, सीटें ऐसी, बिल्कुल ऑफ कोर्स वो चीजें चाहिए। तो ये एक मुश्किल मरला है, लेकिन नाउमीदी नहीं है। आप देखें ना, यानी हम भी अगर अपना नाउमीदी पे आ जाएंगे और ये उम्मीद छोड़ देंगे और आगे आगे इन लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे, तो फिर तो निजाम वहीं चला जाएगा, वो गॉड फादर या सिजरियन माफिया जैसे लोगों के हाथ में आ जाएगा और वो अपने तरीके से इस निजाम को चलाएंगे। जो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अभी एक वक्त लगेगा बेहतरी। वो जैसे फारसी में कहते हैं, दरगाहे माँ दरगाहे नोमीदी नेस्त, बिल्कुल सदवार तोबा शिकस्ती बाजा। ये बाजा वाली जो है कि जितनी भी हमारे यहाँ नोमीदी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, जिस शख्स ने 2.5 साल पहले इमरान खान को वोट दिया था, आज वो क्या सोच रहा है? क्या वो सोच रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं? क्या वो सोच रहा है कि चलें मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन डायरेक्शन कम से कम हमारी ठीक है? देखिए इसरार भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात है कि जो बात कह दी है कि देखिए यहाँ इशू यहाँ क्या हो रहा है कि जहाँ 5th जनरेशन वार का जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ ये है कि करप्ट माफिया और जो ये निजाम सारा जो झूठ का निजाम है ना, यानी इतना झूठ बोले कि सच लगे। हमने इस मीडियम को, सोशल मीडिया जब आया, इसने इस चीज को तरवीज दी और शुरू में तो अब प्रॉब्लम रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग छांटी होते गए। और आपके सामने है कि जब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और उसके अंदर खास तौर पर एजेंडा सेटिंग हुई, जरा सोचिए, या उन चीजों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। हमने देखा है कुछ कहता है कि एजेंडा सेट करके बिल्कुल कैंपेन चल के वो मामला चले और लोगों के ज़हन उधर टिल्ट होना शुरू हो गए कि सियासत का महवर यहाँ मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ने आकर जिद्दत करके यहाँ सच्चाई और झूठ का निकाब, यानी एक लाइन डिवाइड अब बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। सच और झूठ को सामने आप जैसे लोग या हम जैसे लोग कोशिश करते रहे सच्चाई, और लोग प्रोग्राम को देखते भी हैं और मेन स्ट्रीम की वजह से लोग, यानी मिसाल के तौर पर हर वक्त अवेलेबल होती हैं, प्रोग्राम हर वक्त अवेलेबल है, इंटरनेट आपके पास है, आप आराम से एक्सेस करते हैं और चीजें सारी आपके सामने आ जाती हैं। तो वो जो बातें है ना, चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन अब वजह यह है कि वो लोग अब झूठ सुन सुन के अब उन्हें भी यकीन होना शुरू हो गया है कि नहीं ये झूठ है। शुरू में तो प्रॉब्लम ये थी कि झूठ इतना बोल रहे थे कि लोग सारे उसको मान लेते थे। मेरी माँ के लफ्ज मुझे याद है, पंजाबी में इजाजत के साथ कहूंगा कि किसी ने कहा कि कन कुत्ता लेके भज गया, कन देखिया नहीं और कुत्ते के पीछे भजना शुरू कर दा। यानी बुनियादी तौर पर हमने ये हकायक नहीं देखे कि हकायक क्या है। अब नाउमीदी, अब मिसाल के तौर पर मैंने ना 2010 से एक मेरी पिटीशन चल रही है जो महंगाई के खिलाफ है। मैंने 3 अदवार वो देख चुकी है। मैंने आज तक महंगाई ऊपर जाते नीचे आती नहीं देखी। पेट्रोलियम की कीमतें मैंने अब देखा, मैं वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। अब हम ये कहें कि इमरान खान से महंगाई कंट्रोल कर ले, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, कोरोना आ गया, वो ये कहें कि जादू की छड़ी लेके आ गया है, वो नहीं कर सकता। उसे पहले सिस्टम को ठीक करना है। हमारा जो सोशल फाइबर कमजोर हो चुका है, हम जो अपने दीन से दूर चले गए, हम इखलाकिया से दूर चले गए, उन चीजों को ठीक करना है। क्या बुरे को बुरा, यानी वो एहसास से जाता रहा, वो मैं दूसरा शेर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप देखें तो वो चीजें सारी अब आपके सामने आ चुकी हैं। अब इन चीजों को लाइन पे लाने के लिए, सही करने के लिए, सही डायरेक्शन पे सेट करने के लिए टाइम लगेगा। यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर इंग्लैंड में देखें, अगर वहां डिक्टेटरशिप रही तो कितना वक्त लगा जमहूरियत को बहाल करने के लिए, लेकिन वो जमहूरियत की जो सही शक्ल लाके उन्होंने जमहूरियत की सही शक्ल देने दी। हमने यह जमहूरियत बहाल करके पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप ऐसी पैदा कर दी कि एक नौजवान सी लड़की या नौजवान सा लड़का खड़ा होता है और जो
इंटेलिजेंट लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो हाथ बांध खड़े उसके पीछे खड़े होते हैं, बैक कर रहे होते हैं। यानी उनकी स्टे कोई नहीं है पार्टी डेफिनेटली। के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है जब लॉयर्स मूवमेंट थी, आपको इसराफ भाई आपको याद है, बड़ा मैंने रोल प्ले किया, मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बाहर था। तो मुझे 3 बड़ी जमातों ने कहा कि तुम्हें सेनेटर बनाएंगे। मैंने कहा मैं सेनेटर बन के करूंगा क्या? नाम लिख जाएगा सेनेटर मोहम्मद अजहर। मैं क्या, मैं इनपुट क्या होगी? मिसाल के तौर पर मैं कोई चाहता हूँ कि यहाँ कोई सिस्टम बेहतर आ सके, कुछ चीजें बेहतर कर सकूं, कानून साजी, तो आप तो पार्टी के ऊपर हुने मिन्नत है, पार्टी में इंटरेस्ट अपने हैं, और किसी ना किसी तरीके से यानी बिजनेसमैन या कारोबारी शख्सियात बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ तो ताल्लुक रहे। इमरान खान के साथ अभी वो नहीं है कि उतने बड़े बिजनेस ग्रुप नहीं है, लेकिन पिछले जितनी गवर्नमेंट ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले लें, इवन जमीयत उलमा इस्लाम ले लें, जमात इस्लामी ले लें, इन लोगों के साथ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं जो पार्टी फंडिंग वगैरह करते हैं, तो वो अच्छा। मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है। नाउमीदी, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे यहाँ नौजवान जो नाउमीद है वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होता है, जब देखता है कोई चीज नहीं आने लगती है तो नया वलवला पैदा होता है, नया जोश पैदा होता है, और उसने तैयार कर रखा है कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये जो माफियाज और ये जो करप्शन है इस मुल्क से खत्म करनी है, और उसके लिए वो जदोजहद कर रहा है। और हम, अच्छा, मैं मिसाल के ये तौर जो ये जो जदोजहद की आप बात कर रहे हैं, इसी जदोजहद को फेंटिसाइज करते हुए इन नौजवानों ने ये वोट दिया था। और जब वो ये देखते हैं कि जिस तरह अभी आपने नौजवान लड़की और लड़के की बात की है, उनको अगर आप प्रैक्टिकली भी हम देख लेते हैं कि उन्हीं नौजवान लड़की और लड़के जो हैं, वो सारे लीडर्स जो बने हुए हैं इस वक्त, वो जब भी बात करते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। अभी आप देख लें कल क्या हुआ है। कल आपकी मरियम साहबा ने ये कह दिया ना कि जिसने मुझे गिरफ्तार करना है मैं देखूंगी क्या कैसे करते हैं। वो तो चढ़ दौड़ेंगे, वो तो लाखों लोग कह रहे हैं हम लेके आएंगे। अब जिस स्टेट में स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ आप इस तरह की बात करें एंड यू गेट अवे विद इट, तो फिर वहां पे अब एक नौजवान जो बड़ा रोमांटिसाइज करता है पूरी अपनी लाइफ को, वो क्या सोचेगा? कैन यू हियर मी अदर भाई? वी हैव लॉस्ट हिम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता हो और फिर दोबारा उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस बारे में, क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये पब्लिक लिटिगेशन जो है, पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा इशू आता है जो कि आम तौर पे लोगों के साथ कंसर्न रखता है, ये उसके बारे में अपने केसेस फाइल करते हैं, पिटिशंस फाइल करते हैं और उनको टेक अप करते हैं ताकि एक पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कई दफ़ा, और ख़ास तौर पे अदर साहब के साथ मैं चाहूँगा कि आज हम इस बारे से भी बात करें, क्योंकि ये जो मामला चल रहे हैं नैब के हवाले से भी, और फिर काजी फायद इसा साहब की जो बेगम साहब हैं, उनका भी देखें। वो भी भाई आप सिंपल सी बात है, आप आके जो केसेस हैं आप उनका सामना करें। जो कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टीज बनाई है, बता दें कैसे आपने पैसा लिया, इसमें इतना मसला क्या है। ऊपर से वो कह रही हैं जी कि फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की जाए। अब तौहीन अदालत जो है वो तो अदालत की होती है, आप तो साइल हैं, साइल की तौहीन नहीं इस तरह होती। अगर जज भी है तो वो भी साइल के तौर पर वहां पे पेश हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे ये सब कुछ हो रहा है। और साथ साथ हम अबसार आलम साहब का भी देख रहे हैं, एक अजीब सा माहौल है, और उनसे सहाफत के हवाले से भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो भी अजीब बातें कर रहे हैं। अजहर साहब इज बैक। जी अजहर साहब, सॉरी मेरा ख्याल है कि कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था। There was some issue with the internet, but I hope so. It's working now, जी। जी जी, इट इज बैक नाउ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह मरियम और बाकी लोग जो हैं टेक ऑन कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उसमें आप बताएं ना कि क्या कॉन्फिडेंस रहेगा हमारी यूथ का अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, जहां पे एक लड़की उठ के जो चाहे कह दे। अपने जावेद लतीफ को देख लिया, उसने क्या कहा, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये तो ट्रीजनस स्टेटमेंट है, और उसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन चुप करके बैठे हैं। आपने देखिए बात, आपने बिल्कुल आपने सही मामले को छेड़ लिया, उसकी जड़ को छेड़ लिया। यहाँ जो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो गॉड फादर या सिविल माफिया के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो ये सियासी जमात के अंदर लोग ताकतवर हो चुके हैं। कब्जा माफिया इनके अंदर, इनके इस तरह के लोग, इन्होंने जो बदमाश है, होलीगन्स हैं, लू अपना ड्रग डीलर्स हैं, वो सारे इन लोगों के साथ मिले होते हैं, और उनका मौका यही होता है, कोशिश यही होती है कि वो साथ रह के अपने एडवांटेजेस हासिल कर ले। और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना, आप मिसाल के तौर पर आप कराची में देख लें
सिंध के अंदर उजैर बलोच आपके सामने है, उससे पहले हमने एमक्यूएम को देखा इक्तदार में रही और क्या क्या काम करती रही, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी इसके ऊपर वतन पार्टी वगैरह में, जिसमें पॉलिटिकल विंग्स एक्सपोज हुए थे, लेकिन इन सियासी जमातों ने कोशिश नहीं की कि इन चीजों को बेहतर करने की। यहाँ चांस इसलिए नजर आया कि इमरान खान जब आया यहाँ पर तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशन को, जो स्टेट्समैन का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो ठीक करेंगे और चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, और इसीलिए लोगों ने वोट भी इमरान खान साहब को इसीलिए दिया कि चीजों को आगे लेकर चलेंगे। अब यहाँ जो प्रॉब्लम ये आ रही है, अब जो बातें की है, अब देखिए तमाम 9 सियासी जमातें, अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त साथ नहीं है तो 9 सियासी जमातें इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि नैब ने नोटिस दिया। नैब एक आईनी और कानूनी इदारा है, उसको प्रोटेक्शन हासिल है आइन के तहत भी और कानून के तहत भी। और कमाल की बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में आप इंटरफेरेंस करते हैं तो ये भी जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस से उसका शेड्यूल पढ़ लिया जाए और सेक्शन 31 को देख लिया जाए तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। अब यहाँ जो अपने स्टेट्समैन का कॉन्सेप्ट रखा, जो लीडर का काम है कि वो कानून की पासदारी करे, लेकिन यहाँ लीडरों ने कानून तोड़ना सिखाया, कानून को रबड़ की या मोम की बत्ती की सॉरी मोम की तरह बैठकर मरोड़ना सिखाया कि जिस तरह मर्जी सांचे में डाल लें। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस हद तक फैलाया है उन्होंने कि और वो अब जो गॉड फादर या सीरियन माफिया के कॉन्सेप्ट में बदमाश, बड़े बदमाश बन बैठे हैं कि वो समझते हैं कि जो हम के कानून का है या नहीं है, उनको जो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो कानून है। और यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ स्टेट्स की इंस्टीट्यूशन को खड़े होना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले कैप्टन सफदर ने गुजरावाला में, उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने अगर देखें उससे क्या बातें की, वो भी क्रेडिट थोड़ा सा मुझे जाता है कि मैंने इन लोगों के खिलाफ जब तौहीन अदालत करते थे 5 जजेस के बारे में, पनामा की जब जजमेंट आई तो मैं मुख्तलिफ कंटेंट पिटीशनर ले गया लाहौर हाईकोर्ट में, एहसन इकबाल आए, शाहिद खान अब्बासी, और आपने रिकॉर्ड में देखा 3 लोगों को सजाएं, निहाल हाशमी, दानियाल चौधरी और तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को। और उसके बाद थोड़े से हालात ठीक हुए थे, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने नर्म रवैया कर लिया। गुजरांवाला के अंदर कैप्टन सफदर ने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की, पर्चा दर्ज हुआ, पर्चा दर्ज होने के बाद प्रेशर आया, सोशल मीडिया से प्रेशर आया, तो बैक ऑफ करके गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़ी नहीं, गवर्नमेंट को अपना देखे स्टेट का काम करना है। शादरा में पर्चा जब हुआ तो वहां भी यही हाल हुआ, आपने देख लिया, कायदे के मिजाज की बेहुरमती की गई, वहां पर पर्चा दर्ज हुआ। वहां क्या हुआ, वहां उस वक्त वहां की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी वो साथ खड़ी होगी आगे, और उस इदारे ने जिसने कोशिश की कि ऐसे आदमी को सजा और सबक सिखाया जाए, वो उठ खड़े हुए और वो आके धड़ल्ले से कहती है कि दरवाजे तोड़े, और ये भाई तुमने कानून तोड़ा है, तुमने कानून तोड़ा है तो कानून आप, यानी इनको आदत पड़ गई हुई है मॉडर्न जैसे साने करने की, और उसके बाद कहना कि नहीं ये हम कर सकते हैं। तो ये आदत जो पड़ गई हुई, जब तक इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा जाएगा, मॉडल टाउन केस आप देख लें। असल में तो बात ये है कि जब आप वो उनको आदत नहीं पड़ी, आदत हमें पड़ गई है माफ करने की, आदत हमें पड़ गई है कि उनको हम छोड़ देते हैं, हम उनको, हमारे जनरल्स जो हैं वो कह देते हैं जैसे जी माफ कर दो, बच्ची है ना, छड्डो पर। ठीक है, अब मसला ये होगा जब भी आप इस तरह की बात करेंगे तो यही मामला होंगे, ये रिजल्ट्स आएंगे। चलें अब कमिंग बैक टू योर एरिया, खासतौर पे जो आपका एरिया है कोर्ट्स का, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को क्या हो गया, मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के ऊपर उनकी बेगम साहब कह रही हैं कि जी तौहीन अदालत लगाई इनके ऊपर, और जस्टिस काजी फायद ईसा, मुझे एक चीज तो वैसे बताएं काजी फायद ईसा साहब के बारे में। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे देखें, जब टू बी अ गुड जज, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसके अंदर जुडिशियल अलूफनेस होती है, डिटैचमेंट होती है, ऑनेस्टी होती है, इंटेग्रिटी होती है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है उसके अंदर, जिस जज के अंदर, वो अच्छा जज होता है। जुडिशियल टेम्परामेंट उसके अंदर होना चाहिए विद ह्यूमिलिटी और इम्पार्शियलिटी। मुझे तो इन चीजों में से एक भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के अंदर नजर नहीं आ रही। तो कैसे वो जज हैं और कैसे वो जज चीफ जस्टिस कल को बनेंगे? अच्छा देखिए इसरार साहब, बात ये है ना कि मैं थोड़ा सा पीछे तारीख में आपको ले जाऊं कि 2009 में 2007 में जो वकला अदलिया की आज़ादी की तहरीक चली, उसमें रोल प्ले किया इफ्तिखार चौधरी साहब। ये कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब ने 105 जजेस उस वक्त निकाले, हमें अफसोस और दुख हुआ कि हमने साथ दिया उनका। वो उसके बाद एक नई पौध जजेस की रखी उन्होंने। अब जजेस में अगर देखा जाए, होता ये है कि जज अब रखते हैं पहले हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जब जज आता है वो एज ए जज, अब जज उसकी ट्रेनिंग होती है, उसे कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है, इम्पार्शियलिटी और ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद जब वो सीनियोरिटी में आ जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां सामने देख के उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता है। वो जब वो चीफ जस्टिस बन जाता है या सीनियर जज हो जाता है, फिर उसे 10 साल की प्रैक्टिस के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट उसे जाने की
आइन इजाजत देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। जस्टिस काजी फाजिल साहब को डायरेक्ट ही सुप्रीम बलूचिस्तान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये तारीखी बात है। अब वो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करते थे। हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड लिबरल या लाल इनकलाब ये एक माइंड है, वो अपना जस्टिस वकार सेठ जो अपना पेशावर हाईकोर्ट से जिन्हें बड़ा शौक था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं, वो माइंड सेट यहाँ पर मौजूद आए। और ये होता ये था कि पहले जब जजेस लाए जाते थे तो उनका ये माइंड सेट और उनका बैकग्राउंड देख के फिर लाया जाता था ताकि वो इम्पार्शियलिटी हो, वो एक तरफ अलाइन ना हो, टिल्ट ना हो। अब यहाँ उन्होंने जो आप देखे ना, इतने बड़े तादाद में जजेस मौजूद थे और वकला मौजूद थे, सीनियर वकला मौजूद थे, और उन्हें जैसे मुनीर मलिक वकील किया हुआ था, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड की बातें हैं। और आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो देखिए खुद आगे के मैंने अपना किया। अच्छा, केस भी कौन सा प्लीड करना, पहले केस हो गया, उसमें बाकायदा रेफरेंस अगर क्वेश कर दिया गया, लेकिन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जायदा दें कि इंक्वायरी करने को गया, एफपीआर ने इंक्वायरी करके निकाल दी 9.5 करोड़ के करीब। उनकी बेगम साहिबा जो है ना, जस्टिस फैमिली जो है ना, वो नहीं बता सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी सोर्सेज को। अब उस फैसले पर अमल दरामद हो गया, नजरसानी की दरखास्त दायर की। अब नजरसानी की दरखास्त में क्वेश्चन ऑफ लॉ आना है, उसके अंदर दरखास्त पहले दे दीजिए कि फुल बेंच मामला हो, यानी वो सारे बेंचेस सुने। हालांकि ऐसा नहीं था, कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस की जवाब दी जाए। चीफ जस्टिस साहब ने वो बात मानते हुए सारे जजेस को बिठा दिया, फिर एक दरखास्त दे दी लाइव कवरेज की जाए। अब लाइव कवरेज करने का मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि वो अंदर का माइंड बताना चाहते थे कि वो किस फिरके से बिलोंग करती हैं, किस जो स्टेट ऑफ माइंड। 80% से ज्यादा आर्गुमेंट उनके कानून के मुताबिक नहीं थे, वो इधर उधर की बातें करते हैं। और जो कुछ भी बातें की, बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है हमारे लिए। अब इन चीजों को अगर सामने रखा जाए, मकबूलियत की बात की जाए, तो अपना फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा ये जो बातें की है, चीजों को सामने रख के अगर देखा जाए तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई है? यहाँ कौन सा जस्टिस काजी फाजिल साहब का कोई फैसला था, या जस्टिस काजी फाजिल साहब बाहैसियत जज, सवाल बड़ा सीधा सा, बाहैसियत जज, वो बाहैसियत साइल आए, एंड ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ दैट रिकोर्स। और वैसे मेरे नजर के मुताबिक ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल उन्होंने अपनी मर्जी से चूज किया, इस बात को सामने रखते हुए तो उन्होंने बाहैसियत साइल जो बातें की थी वो, और ये कमाल की बात है, मैं खुद पेश होता रहा हूं, मैं कई दफा पेश हुआ उनके सामने, तो वो तो बात ही नहीं करने देते थे। यानी आप ये जितनी बातें की हैं आज तक बता दें कि ये बातें सारी किसी कोर्ट के अंदर हो सकती हैं। और आप जो कहते हैं कि मीडिया पे लाइव दिखाया जाए, आप जो कि आपको तजर्बा मेरे से भी ज्यादा है कवरेज के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर अखबार के 16 सफ़े हैं तो 16 सफ़े में से एक सफ़े का कुछ चौथाई हिस्सा होता है कि जिसके अंदर कोर्ट की कवर आती है। तकरीबन 15 3/4 पेपर जो है ना, वो सारा मुख्तलिफ खबरों के बारे में। तो इतनी खबर में खबरें क्या आनी है, टीवी चैनल पे भी देख लें तो 24 घंटों में अगर देख लें तो हार्डली 10 मिनट के लिए अगर कब टाइम होगा कि जिसके अंदर आनी। तो लेकिन मुझे एक चीज बताए ना अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये जो सरीना ईसा साहिबा हैं, उनकी अगर जायदाद जिस तरह कह रहे 9-9.5 करोड़ की है, वो सिंपली ये क्यों नहीं बता देती कि जी ये मेरी मनी ट्रेल थी, इस तरह मैंने ली है। इट्स बड़ी वेरी सिंपल केस, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा देखें, आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी है। ये मैं मिसाल यहाँ ये ले रहा हूँ, इसको मैं इससे जोड़ नहीं रहा, लेकिन हालात और वाकयात बताते हैं ये दोनों केसों में फर्क कोई नहीं है। पनामा का केस अगर देख लें, नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे, पहले तो बेटी नहीं मानती थी मेरी सेंट्रल लंदन जाए, पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं, वो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा ये है वो जराए इसे जायदादें खरीदी हैं, वो जराए आज तक नहीं दिखा सके। नैब कोर्ट में गए, जराए पूछे गए, जराए नहीं दिखाए गए और सजाएं हो गई, 10 साल होगी, 7 साल होगी, नायल हो गए 10 साल के लिए। अब यहाँ जो बात आती है, दोस्त वकील सारे कहते हैं कि उदैबिया का केस लगा, बेंच ये था, उन्होंने बाकायदा उसकी कवरेज जो है ना, कवरेज पे पाबंदी लग गई थी, हम सब ने देखा, और उसके अंदर भी यही डिटेलें सारी थी। तो कहीं ना कहीं तो बात आती है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो डिस्क्लोज नहीं की थी। वो टाइम देखे, जब प्रॉपर्टी आप खरीदती हैं टैक्स रिटर्न में, उस वक्त आपको शो करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट में बतानी है। और ना ही मिसेस सरीना ईसा ने और ना ही जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने ये उस वक्त डिक्लेयर की, यानी जिस पीरियड में 11 से लेकर 15 के दरमियान ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है उन्होंने। ये रिकॉर्ड की बातें, जब खरीदी थी आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, आप नहीं भाई, आप जज थे या नहीं थे, जरा उन चीजों को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दिया। अगर आप मिसाल के तौर पर इसरार साहब अगर ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होते, जैसे नवाज शरीफ का केस ले ले, नवाज शरीफ का केस भी इससे मिलता जुलता नहीं, मिलता जुलता क्या हुआ, एक तो झूठ बोलने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए पनामा केस के अंदर, मिस डिक्लेरेशन, दूसरा एसेट बियॉन्ड मीन, अपनी औकात से ज्यादा जायदादें बना लेना। और उसके अंदर क्या हुआ,
कि आपके सामने गिरफ्तार हुए, जुडिशियल रिमांड आपके सामने आया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर जमानतें हुई, हमने ये सारा कुछ देख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को ये एडवांटेज है, ये प्रिविलेज दी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है कि इस तरह की आप इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। यही मामला अगर वहां होता तो आपके सामने था, गिरफ्तारियां भी होनी थी, रिमांड भी सहने थे, रेफरेंस भी जाना था और आपको ट्रायल भी फेस करना था। तो ये तो एक एडवांटेज ये था, उन्हें चाहिए था कि जजातें सारी बता दें, ट्रेल नहीं दे सके। और इसकी अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होके वो चीजें सारी आ चुकी हैं, जुडिशियल काउंसिल के पास रिपोर्ट आ चुकी है। अब वो उन्हें पता है कि जब वो रिपोर्ट आएगी, उसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई ना। मिसेज बातें उन्होंने बड़ी की कि मैं स्कूलों में पढ़ाती थी, डिक्लेयर बताएं पैसा कहां से आया। ट्रेल अगर होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप सेटिस्फाई कर देती, लेकिन उन्होंने वो सियासी तौर पर इस सारे मामले को लड़ा है। मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर इस केस को नहीं लड़ा है। अब मुझे अब ये जितनी आपने बात की है, इसके बाद हमें ये भी मालूम है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस भी बनना है। मुझे ये बताएं कि इतनी तमाम सिचुएशन के बाद और इस तरह के बयानात के बाद, जहाँ पे हमें यह भी पता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप गारंटी दे दें नवाज शरीफ की जिंदगी की, कि जब वो जा रहे थे बाहर, तो अब वो गारंटी अब इन्होंने मांगी थी, तो और फिर इन्होंने हुदैबिया बंद कर दिया और कहा कि खोलना भी नहीं है। इस तरह की पार्शियलिटी जहाँ पे होगी, तो वहां पे चीफ जस्टिस वो डिजर्व करते हैं बनना। देखिए, असूली तौर पर जहां तक कहा ना गारंटी के हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस अतर मिल्ला और बेंच था एक, जहां ये सवाल पैदा हुआ था। लेकिन जो आपने सवाल बायस का उठाया ना, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। नो कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। जस्टिस काजी फायद ईसा के अपने देख लें, जो गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे, अब क्या होता है, अब जो जो बातें उन्होंने की और वो कहते हैं सारा कुछ लाइव चले, क्या इसकी इजाजत दी जा सकती थी? अब अगर मुझसे पूछते हैं, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो रेफरेंस था, जब रेफरेंस बताया गया, ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि जस्टिस का जो उसका चीफ जस्टिस थे आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने रेफरेंस दिखाया, टहलते हुए सारा देखा और आकर खत लिख दिए, और वो खत लीक किए गए, उस पर भी रेफरेंस आया, और वो खत लीक बाकायदा टिक लगा हुआ था, रजिस्ट्रार ऑफिस का खत नहीं था, वो सारी चीजें बाकायदा। और वो लिख के जरूरत क्या थी आपको? आपके पास जब चीजें सारी मौजूद थी, आपको डरने की क्या जरूरत थी? उसको जोड़ा जाता है फैजाबाद धरने के साथ। फैजाबाद धरने का इससे क्या ताल्लुक है भैया? आपके असासे और जायदाद आपको नीट एंड क्लियर होना है। आप ये सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो कानून ये कहता है कि आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर नहीं है सबूत, तो कंसीलमेंट है तो सजाएं भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर होंगे आप, एक आम ऐसे के लिए, जब पब्लिक ऑफिस होल्डर होंगे तो ये करप्शन का पैसा कहलाएगा। जब करप्शन का पैसा कहलाएगा तो करप्शन का पैसा उसके मुताबिक चलेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो बात बायस की आपने की है, जहां पे अनक्वेश्चनेबल बायस हो, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, क्या वो जज जो है वो जज रह सकता है जब वो अपना बायस, अपना माइंड बता दे और किसी भी बारे में बता दे, तो उसकी इम्पार्शियलिटी तो क्वेश्चनेबल होगी ना फिर? देखिए, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, और ये हमारी बार में बैठे कुछ सीनियर वोकला इस बात को कहते हैं। वो यही कहते हैं कि इतना कुछ सामने आने के बाद, मिसाल के तौर पर जस्टिस फर्रुख इरफान के खिलाफ ये मामला चला था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे मजहर अली सिंधु साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनके बारे में जब सवाल आया तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। रिकॉर्ड की बात है कि इस ऑफिस के डेकोरम को, इज्जत को बचाने के लिए वो सारे पीछे हट गए कि उनके लिए ये ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओहदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस जो ये अदलिया की आजादी के लिए, अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए और एतमाद बहाल रखने के लिए, देखे ना कितनी बदएतमादी पैदा कर दी है। लोगों के ज़हन में सवाल आ गए हैं कि ये सारा कुछ करना था, अगर ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो इस मुल्क के लिए बड़े यानी सवाल पैदा आ जाएंगे। उन्होंने माइंड दे दिया, उन्होंने हवाई बातों के बारे में इतना कुछ माइंड आके खुद आर्गुमेंट कर दिए ना, तो जज का माइंड तो प्रेजुडिस होगा, वो अपना माइंड तो दे बैठे हैं। तो लोगों का तो ओपिनियन यही है कि ऐसे जज को इस्तीफा दे देना ज्यादा मुनासिब है, बजाय ये कुछ या तो ट्रेल दे देते हैं, ट्रेल नहीं है तो बजाय इन चीजों के इधर उधर की बातें करने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए पीछे हटना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? अगर मोरालिटी को देखा जाए, अगर हम जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखा जाए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हमने अपनी लाइफ में अमेरिका में, इधर कनाडा में या यूके में हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अपनी इन ऑफिस से, जिस तरह भी आपने मिसालें दी हैं, वो दे आर अबव देयर ऑफिस। तो इनको नहीं चाहिए कि ये इस्तीफा दे दें? देखें ना, अगर जुडिशियल नॉर्म्स को देखा जाए, इंग्लैंड के अंदर होता, अमेरिका के अंदर बातें उन्होंने बड़ी की, कनाडा के अंदर होता,
तो यहाँ तो 1 रुपए का हिसाब पूछा जाए, अगर औलाद के हवाले से या किसी कॉन्टेक्स्ट में आए तो वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इज्जत इम्पोर्टेंट है। अगर यही प्रिंसिपल पूरी दुनिया के अंदर होते तो शायद मेरा नहीं ख्याल है कि वो यहाँ रह पाते, और वो असूली तौर पर और वहां की आवाम ने बड़ा इसको पसंद नहीं करना था, और इस क्रेडिट इसको बड़ा अप्रिशिएट करना था कि इस्तीफा देके पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर एक रास्ता अडॉप्ट किया है, उससे बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। अदलिया की अपना अजमत में और तौकीर में बड़े सवालिया निशान उठे हैं। आज भी वक्त का तकाजा यही है कि इतनी चीजों को सामने रखते हुए उन्हें इस्तीफा देने का सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अच्छा, अब जरा आखिर में मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं अबसार आलम साहब, उनका क्या सिलसिला बना है? उनको नोटिस गया है, और वो नोटिस जो है FIA ने नोटिस दिया उनको, किस चक्कर में नोटिस दिया? देखें, जैसे जावेद लतीफ ने जिस तरह की बात और जुबान इस्तेमाल की, अबसार आलम साहब ने अपने ट्वीट के जरिए उससे घटिया जबान इस्तेमाल की। उन्होंने हमारे यानी यहाँ आर्टिकल 19 को आप मादर पिदर आजादी समझते हैं, एक डिवाइड है, यानी एक कैप लगा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, मोरालिटी की, डिसेंसी की। यहाँ आप देखें ना, इसहाक डार साहब जो बातें यहाँ करते थे, एक भगौड़ा है वो ग्लोरीफाई कर रहा है ऑफेंस को। मैं पैमरा में गया कि एक आदमी जो भगौड़ा जो भागा हुआ कानून सेंटर नहीं करता उस पर पाबंदी लगी, इस तरह नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी। मैं गया था कोर्ट के, मैं गया था पैमरा के पास और जाकर पाबंदी लगी थी। अबसार आलम साहब ने यही गुफ्तगू की थी, और मैंने जैसे गुफ्तगू की, मैंने उसी वक्त उन्हें कहा कि आपने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ताजीरात पाकिस्तान की कई दफात की खिलाफ वर्जी की है। आपका ट्वीट बगैर बिल्कुल वाज़े तौर पर ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। अब FIA ने उनको नोटिस दिया, वो FIA देखें, वजह यह है कि FIA के अंदर और कई वजारतों के अंदर, पुलिस के अंदर इनके पुराने लोग कहीं ना कहीं, जो कि अबसार आलम बहुत करीब हैं नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ, और ये भी वही सो कॉल्ड लिबरल और लाल इनकलाब के हामी हैं। ओपन सोसाइटी से बड़ा ताल्लुक रहा इनका। पैमरा के जब चेयरमैन थे, मैंने पिटीशन दायर की और बाकायदा इनको निकलवाया वहां से। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और फिर यहाँ जो जबान इस्तेमाल की, वो उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस सस्पेंड कर दिया। असूली तौर पर कॉल नोटिस सस्पेंड नहीं किए जाते, गिरफ्तारी से रोका जाता है। नैब का भी नोटिस आया, अब ऑर्डर मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि शायद नोटिस सस्पेंड कर दिया, चैलेंज किया। लेकिन बहुत जबरदस्त केस है उनके खिलाफ और बहुत मुश्किल है उनका भी प्रिवेंशन हो। मैं तो जब सरीना फायजीसा का जब आया तो मैं तो शुरू में यही समझा कि शायद जावेद लतीफ खान के खिलाफ दरखास्त ले आई है या अबसार आलम के खिलाफ ले आई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो फवाद चौधरी के खिलाफ ले आई है। ये आपकी विशफुल थिंकिंग है ना जनाब। उनको आपको पता ही है उनके साथी कौन है, उनके साथ चलने वाले ये कौन तो है। बात देखे ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है, डिवाइड बड़ी क्लियर है, और वो फिफ्थ जनरेशन वार के जो हामी है वो सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। अच्छा, जरा थोड़ा सा ब्रॉडशीट का भी थोड़ा सा बता दें कि ये ब्रॉडशीट के ऊपर जस्टिस अजमत सईद साहब की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये सब कुछ पता चल गया कि जो सरकारी इदारे हैं, कौमी इदारे जो हैं, वही उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये मैं जो कि वाजिद शम्सुल हसन कई जगह ग्रुपों में मेरे साथ है, ये सारा किया जा काफी कसूर है वाजिद शम्सुल हसन। आपको याद होगा कि वो दिखाया जाता था लंदन में कि वो ट्रे लेकर डालकर सारा सामान जो स्विट्जरलैंड से लेकर आए थे इन्होंने गायब कर दिया। अटॉर्नी जनरल दफ्तर के अंदर इन्होंने मैनेज किया। ये दौर था आसफ अली जरदारी साहब का कि उनके करप्शन के सारे सबूत इन्होंने रिकॉर्ड। ये तो पहली दफा हुआ पनामा में फंस गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने में फैसला करें, वरना ये होता था केस फाइल होते थे, ये लटकाते रहते थे, फर्द जुर्मायत नहीं होते थे, उनका दौर आता था तो फिर ये मैनेज करते थे। हुदैबिया के केस में भी नवाज शरीफ खानदान ने यही किया। उन्होंने पहले भागे मुल्क से बाहर, जब वापस आए अपने ही दौर में जिस तरह उन्होंने मैनेज करके इन चीजों को खत्म किया, वो रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो यहाँ भी ब्रॉडशीट के अंदर बाकायदा जो पेमेंट जो की, वो जो फिक्टिशियस लोगों को जिनका ताल्लुक नहीं, एक अलहदा केस बनता है नैब का, उससे मुतल्लिका जितना रिकॉर्ड जो आने थे वो सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया। लेकिन अब तो नैब के पास तो रिकॉर्ड मौजूद है। अब मामला रिपोर्ट फाइनल लेकिन लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि अगर इन बॉक्सेस को खोला तो आइन को कुछ हो जाएगा। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, अब यहाँ भी मेरा एक कसूर है कि आपको याद है कि वो अपना ना NRO के हवाले से जब दिया गया तो स्विस गवर्नमेंट को खत लिखने का कहते थे। यूसुफ रजा गिलानी ने वो खत नहीं लिखा और तौहीन अदालत में सजा हो गई थी उनको, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट।
और मैंने पिटीशन दायर की थी, मेरी पिटीशन के ऊपर भी वो नाअहल हुए थे, जिसमें 5 साल के लिए नाअहली थी। वो पिटीशन मेरी थी, मोहम्मद अजहर सिद्दीक की। और यहाँ वो वजह यही है ना, वो यही कहते हैं ना कि अगर खोला तो बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि उसके अंदर करप्शन के बहुत बेबहा सबूत है। अरबों रुपया लूटा है इन बड़े खानदान के, और उसमें बड़े-बड़े सियासतदान सारे शामिल हैं। इस वक्त शायद मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद इमरान खान एक ऐसी शख्सियत आए हैं कि जो इस तरह की करप्शन और इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं है, मगर बाकी जितनी भी गवर्नमेंट्स ले ली जाए उनमें किसी ना किसी तरह से ये लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन, ट्रिलियंस तक अगर हिसाब लगा लिया जाए। स्विट्जरलैंड के हवाले से मामूली बात है, दुबई में मैं लंदन गया था अपना 2019 जून के अंदर, तो लंदन में मैंने ट्विन टावर के पास, मैं वहां जाकर एवन फील्ड में, हाइड पार्क में जब जदादे देखी तो मैं तो खुद सुन के रह गया। फार्म हाउसेज, पता नहीं अभी तो जदादे कुछ आई नहीं है। असल तो ऑफशोर कंपनियां को 13-14 खुली हैं, ये तो उनकी 30-35 ऑफशोर कंपनियां हैं जो अभी रिकॉर्ड पे आनी है। वो जब तहकीक होगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो मामला, ये तो कुछ भी करप्शन नहीं है, असल करप्शन तो अभी पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। चलें, अल्लाह ताला करे कि कुछ मामला जो है आगे बढ़ें, और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आप जैसे जो लोग हैं वो इनके पीछे पड़े रहेंगे और हमें इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। अज़र साहब, आपका मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने टाइम दिया, और खास तौर पे इसलिए भी कि जो काम आप कर रहे हैं पब्लिक लिटिगेशन का वो भी, और जिस तरीके से आप इस तरह की करप्शन को जो है वो अनअर्थ करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह की हिम्मत और तौफीक देता रहे। आपका बहुत शुक्रिया, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमा खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इशराक सना को हज़रत सिद्दीक साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।